हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलम सोनी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो समाजशास्त्री विचारकों के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे इमाइल डर्कहाइम को। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इमाइल डर्कहाइम का संक्षेप में जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी हुई महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपके नेट जेआरएफ या सेट के एग्जाम्स में आनी है, जो महत्वपूर्ण है, जो आती ही है हर बार के एग्जाम में। इस एग्जाम्स में भी आई थी, जून 2023 के एग्जाम में भी आए थे और अगले दिसंबर 2023 के एग्जाम में भी आएंगे, ये निश्चित है। तो आपको उन किताबों को याद करना है। इसके अलावा हमने पढ़ा था इमाइल डर्कहाइम द्वारा सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं, सामाजिक तथ्यों को समझा था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे इमाइल डर्कहाइम द्वारा आत्महत्या के सिद्धांत को, और उन्होंने आत्महत्या के प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। आत्महत्या के प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इमाइल डर्कहाइम का आत्महत्या के प्रकारों को डिस्क्राइब करने के पीछे क्या विचार थे, आत्महत्या को लेके उनके क्या विचार थे। फिर उसके बाद हम आत्महत्या के प्रकारों को समझेंगे, फिर उसके उपचार या उसके निवारण की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आत्महत्या को डिस्क्राइब करने के पीछे, आत्महत्या के प्रकारों को डिस्क्राइब करने के पीछे इमाइल डर्कहाइम के विचार क्या थे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आत्महत्या घटित होने के पीछे जिम्मेदार क्या होता है, कौन होता है। और सामान्य नजरों से यही लगता है कि आत्महत्या घटित होने के पीछे मात्र और मात्र या तो वही व्यक्ति जिम्मेदार है या उसके आसपास का थोड़ा बहुत क्षेत्र या आसपास के थोड़े बहुत लोग या समाज, ठीक है, छोटा क्षेत्र। जबकि आत्महत्या बहुत बड़ा विषय है और आत्महत्या घटित होने के पीछे कहीं ना कहीं उस पूरे समाज, जिस समाज में वह व्यक्ति रहता है, उस पूरे समाज का उत्तरदायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं उस पूरे समाज का हस्तक्षेप होता है, उसका हाथ होता है। और कहीं ना कहीं आत्महत्या घटित होने के पीछे पूरे समाज जिम्मेदार होता है। सामान्यतः लोगों का यही मानना होता है और सबका यही मानना होता है कि आत्महत्या जब कोई व्यक्ति करता है, कि कहीं आत्महत्या की घटना घटित होती है, तो उसका मुख्य कारण होता है वो व्यक्ति जो है विषादग्रस्त होता है, वो दुखी होता है और यह मानता है कि मतलब मुख्यतः वह स्वयं जिम्मेदार होता है एक आत्महत्या के लिए, अपनी आत्महत्या के लिए। जबकि ऐसा नहीं है। जिस समाज में वो व्यक्ति रहता है जो आत्महत्या करता है, उस समाज, उस परिवेश का पूरा पूरा हस्तक्षेप होता है उसके जीवन में। हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे जीवन में, हमारे दैनिक कार्यों में, हमारे आसपास के समाज का, वातावरण का पूरा पूरा हस्तक्षेप होता है। तो एक व्यक्ति जब अवसाद में भी जाता है, अवसादग्रस्त भी होता है, तो भी पूरे समाज उसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो हम सीधे सीधे किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहरा देते हैं या उसी व्यक्ति को दोषी ठहरा देते हैं, और जो गलत है। इमाइल डर्कहाइम ने यह बात जानी, यह बात समझी और फिर उन्होंने यह तय किया और कि आत्महत्या जो है व्यक्तिगत घटना नहीं है, यह एक सामाजिक घटना है। इमाइल डर्कहाइम ने सामाजिक तथ्यों का अध्ययन व्यक्ति को केंद्र में रख के नहीं, बल्कि पूरे समाज को केंद्र में रख के किया था। और आत्महत्या भी सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आत्महत्या को भी इमाइल डर्कहाइम ने माना कि यह भी एक विषय है जिसमें जब यह घटित होती है तो मात्र वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता और ना ही वह व्यक्ति के मात्र थोड़े से क्षेत्र का वातावरण या पर्यावरण, बल्कि पूरा जिस समाज में वह रह रहा है, पूरा समाज कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है इसके लिए। ठीक है, तो ये थी आत्महत्या संक्षेप में। अब हम जानते हैं आत्महत्या के प्रकारों को। तो इमाइल डर्कहाइम द्वारा आत्महत्या के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? इगोइस्टिक यानी अहमवादी आत्महत्या, इसे आलोचनात्मक आत्महत्या भी कहते हैं। दूसरी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड यानी परार्थवादी आत्महत्या, इसे परोपकारी आत्महत्या भी कहते हैं। तीसरी है एनोमी सुसाइड, अस्वाभाविक आत्महत्या या आदर्श विहीन आत्महत्या। और चौथी है फैटलिस्टिक सुसाइड या भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। पहला है इगोइस्टिक सुसाइड यानी अहमवादी आत्महत्या। इसका दूसरा नाम है आलोचनात्मक आत्महत्या। तो अहमवादी आत्महत्या तब घटित होती है जब व्यक्ति और समाज के बीच की जो कड़ी है,
जो संबंध है वो कमज़ोर हो जाता है। व्यक्ति और समाज के बीच का जो आपसी संबंध है वो कमज़ोर हो जाता है। व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग, समाज से कटा हुआ महसूस करने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि समाज में उसके लिए कोई विशेष, कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, वह समाज के लिए कुछ विशेष नहीं है एवं वह अपने आप में अवसादग्रस्त हो जाता है। स्वयं को महत्वपूर्ण ना मानते हुए वो आत्महत्या करता है। इस तरह की आत्महत्या क्या कहलाती है? अहमवादी आत्महत्या। यह मुख्यतः व्यक्ति के अहम से जुड़ी हुई होती है। कैसे? एक व्यक्ति अपने आप को हमेशा महत्वपूर्ण देखना और समझना चाहता है। मैं या कोई भी व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण समझना चाहता है। अपना एक महत्व, समाज में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वहाँ पे हमारी एक वैल्यू हो, हम ऐसा समझते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी एक वैल्यू हो, हमें वो कुछ समझें या हम स्वयं को लोगों की नज़रों में कुछ बेहतर दिखा सकें, बन सकें। यदि बन ना सकें तो दिखें। इसीलिए लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें करते रहते हैं, चाहे वो बेहतर कपड़े पहनना हो, बेहतर तरीके से रहना हो, कुछ अच्छी जॉब पाने की कोशिश करना हो, या समाज में अपने लिए एक अलग स्थान बनाने के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं। जब वो इसमें असफल हो जाते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि वो जीवन में असफल हो चुके हैं और समाज में उनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं बचा है, वो समाज में रहने योग्य नहीं बचे हैं, या समाज में वो रहे तो उनके लिए उस सम्मान से सब लोग उसे नहीं देखेंगे। इसलिए वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर और स्वयं विचारों से परेशान होकर वो आत्महत्या करता है। ऐसी आत्महत्या एगोइस्टिक सुसाइड कहलाती है, अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। इसके उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि भारत में ऐसे कई सारी परीक्षाएं हैं जो बहुत मुश्किल हैं, जिसे पास करना बहुत मुश्किल है, जिसमें सफल होना बहुत मुश्किल है, और कई बच्चे इसकी कोशिश करते हैं कि हम उसमें पास हों, सफल हों, और जब वो नहीं होते हैं, वो 1-2 साल 4 साल तैयारी करते हैं और जब वो सफल नहीं होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो जीवन में हार चुके हैं और अब समाज में उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा है, समाज में लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखेंगे, इसलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें इंटरकास्ट मैरिज के लिए जब पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और वो वैसी सुसाइड इगोइस्टिक सुसाइड के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला है अल्ट्रिस्टिक सुसाइड यानी परार्थवादी आत्महत्या। इसका एक और नाम है अलगावगार आत्महत्या। ठीक है, और परार्थवादी आत्महत्या उस समय घटित होती है जब जो व्यक्ति होता है जो ये इस प्रकार की आत्महत्या करता है वो एक तरीके से परोपकार करता है, यानी समाज के लिए स्वयं को अर्पण कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु से समाज में किसी प्रकार का कोई लाभ होगा, इसलिए वो आत्महत्या करता है। उदाहरण के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में स्वयं की बलि देकर लोगों को ऐसा लगता है कि वो समाज का भला कर रहे हैं, या सैनिक जो जीवन भर देश की रक्षा किया है और उसने देश की सेवा की है, पर किसी युद्ध में यदि वो घायल हो गया है और अब वह चल फिर नहीं सकता है, किसी प्रकार से दूसरों पर आश्रित हो गया है, तो वो आत्महत्या कर लेता है ये सोचकर कि उसे दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, इससे दूसरों को कष्ट होता है। या इस तरह की बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें लोग दूसरों का कलेक्टिव गुड के लिए क्या करते हैं, उनको लगता है कि दूसरों का भला करने के लिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो अपने आसपास के लोगों का या समाज का भला कर रहे हैं। तीसरी आत्महत्या है अनोमी सुसाइड यानी अस्वाभाविक आत्महत्या। अनोमी सुसाइड उस समय उत्पन्न होती है जब आपातकालीन परिस्थितियों के कारण सामाजिक संरचना में असमंजस होता है। ठीक है, सामाजिक अनुष्ठानों और मानवीय आवश्यकताओं के बीच में एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सामाजिक संरचना अलग होती है, किसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान सामाजिक संरचना अलग हो जाती है और मानवीय आवश्यकताएं तो ज्यों की त्यों रहती हैं। जब सामाजिक संरचना सुव्यवस्थित होती है तब भी, और जब व्यवस्था डगमग हो जाती है तब भी मानवीय आवश्यकताएं तो ज्यों की त्यों रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो उन दोनों में एक असमंजस उत्पन्न होता है, एक अव्यवस्था बन जाती है। उस समय व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाता उस परिस्थितियों में, और अपनी जीवन की गाड़ी ना चला पाने के कारण या किसी प्रकार से जब वो अव्यवस्था के बीच में स्वयं का निर्वाह नहीं कर पाता तो वह आत्महत्या करता है। इसके कई उदाहरण हैं। अर्थव्यवस्था में बदलाव हो,
युद्ध के समय जौहर हो, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे किसान यदि बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए और किसान की फसल खराब हो जाए तो किसान के पास जीवन निर्वाह बहुत मुश्किल, किसान के लिए जीवन निर्वाह बहुत मुश्किल हो जाता है और वो आत्महत्या करता है। युद्ध के समय महल में रहने वाली रानियां, जब उन्हें लगता था कि राजा हमारा राजा शायद पराजित होंगे हमारे राजा, तो उस समय वो दुश्मन के हाथ में लगने से बेहतर स्वयं की मृत्यु समझती थी। तो जौहर भी अनोमी सुसाइड का ही एक उदाहरण है। ठीक है, अगली आत्महत्या है फैटलिस्टिक सुसाइड या भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, इसे आचरणात्मक आत्महत्या भी कहते हैं। अब भाग्यवादी आत्महत्या कब घटित होती है? भाग्यवादी आत्महत्या उस समय घटित होती है जब व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन बहुत अधिक नियंत्रण या बहुत अधिक विवादों से भरा हुआ है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा विवाद है या बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण है, बहुत ज़्यादा आदर्श नियम है जिनके साथ वह जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, जिनके साथ उसका जीवन निर्वाह बहुत मुश्किल है। अक्सर किशोर अवस्था के बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जो समाज के या हमारे पेरेंट्स के या ऐसे लोगों के बहुत कठोर नियंत्रण है और कुछ किशोर इससे हार जाते हैं, इससे उन्हें लगता है कि हम पे बहुत ज़्यादा नियम थोपे जा रहे हैं और वो आत्महत्या करते हैं। वो आत्महत्या फैटलिस्टिक सुसाइड ही कहलाती है। ठीक है, तो व्यक्ति को जब लगता है कि उसका जो जीवन है उसे बहुत ज़्यादा असहमति के साथ जीना पड़ रहा है, तो वो इससे हार के, इससे गिव अप करके वो सुसाइड करता है या आत्महत्या करता है, उसे हम फैटलिस्टिक सुसाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों आत्महत्याएं थी। पहली इगोइस्टिक, इसमें व्यक्ति और समाज के बीच जो है वो जो आपसी संबंध है, जो सामाजिक संबंध है वो कमजोर हो जाता है, तब सुसाइड करता है। दूसरी है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, परार्थवादी। इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु द्वारा समाज को कुछ लाभ प्राप्त होगा, समाज का किसी प्रकार का भला होगा, इसलिए वो सुसाइड करता है किसी प्रकार के परोपकार के लिए। तीसरी है अनोमी सुसाइड, अस्वाभाविक आत्महत्या। इसमें सामाजिक व्यवस्था में असमंजस जब होता है, सामाजिक संरचना में असमंजस होता है, तब व्यक्ति उस सामाजिक संरचना की अव्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठा नहीं पाता और उसे लगता है कि उसका जीवन निर्वाह बहुत मुश्किल है और वो आत्महत्या करता है। चौथी है फैटलिस्टिक, इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके ऊपर बहुत अधिक कठोर नियंत्रण है और उसे अपना जीवन असहमतियों के साथ जीना पड़ रहा है, जिसमें जिस प्रकार का जीवन वह जी रहा है उससे वह सहमत नहीं है, या जिस प्रकार के कठोर नियम या आदर्श उस पर थोपे जा रहे हैं वह इसे नहीं सह सकता, इसलिए वो आत्महत्या करता है। ये तो हो गए चारों आत्महत्याएं। ठीक है, इमाइल डर्कहाइम द्वारा चारों सुसाइड के चारों प्रकार। अब हम जानते हैं इमाइल डर्कहाइम द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए जो उपाय सुझाए गए थे। ठीक है, इमाइल डर्कहाइम ने केवल आत्महत्या के प्रकारों का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको रोकने के लिए जो उचित कदम उठाए जा सकते हैं उसको भी सुझाया है, उसको भी बताया है। ठीक है, जो इस प्रकार है। पहला है सामाजिक संरचना को सुधारने का। ठीक है, सामाजिक संरचना को सुधारेंगे तो लोगों के आपसे संबंध सुधरेंगे, समाज से व्यक्ति का संबंध सुधरेगा तो समाज में वह स्वयं को अकेला महसूस नहीं करेगा, तो वो आत्महत्या से बच सकता है या हम उससे बचा सकते हैं, समाज के तौर पे हम किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल। यदि कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त है या डिप्रेशन में है या किसी प्रकार के मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसे किसी भी पेशेंट का, ऐसे किसी भी रोगी का हम देखभाल करें और हम उसे सुझाएं कि वह किस तरह की चिकित्साएं ले सकता है, किस प्रकार का उपचार ले सकता है जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सुधरे, जो उसे अवसादग्रस्त होने या और अधिक अवसादग्रस्त होने और आत्महत्या की ओर बढ़ने से रोकेगा। दूसरा है शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता, यदि व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो उसे अपने अधिकारों, उसे अपने सम्मान की जागरूकता रहेगी, उसके अंदर यह जागरूकता होगी कि समझ लीजिए यदि कोई व्यक्ति है जिसको व्यवसाय या किसी को जीवन निर्वाह करने के लिए जो धन कमाना है उसके लिए वह उतना नहीं कमा पा रहा है जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन है, जितनी उसकी अपेक्षाएं हैं। ठीक है, यदि वह शिक्षित रहेगा, जागरूक रहेगा सरकार द्वारा चलाए हुए जितने भी नियम हैं उसके प्रति, तो
वह रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जो भी योजनाएं वगैरह चलाई जा रही हैं उससे परिचित रहेगा, उसको पता रहेगा, तो वो अवसादग्रस्त ना होकर बल्कि उन योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश करेगा। उदाहरण के लिए मनरेगा या नरेगा, जितने भी श्रमिक हैं उन्हें यदि नरेगा की जानकारी ही नहीं होगी तो उन्हें जो भी उनके आसपास के क्षेत्र में श्रम मिलेगा, जो भी श्रम रोजगार प्राप्त होगा वो उसे करेंगे। और यदि उन्हें जानकारी प्राप्त होगी, यदि वे इतने जागरूक होंगे कि नरेगा जैसी भी कोई योजना है सरकार की जिसमें उन्हें 100 दिन का भत्ता मिल सकता है, तो वो उसका लाभ उठाएंगे। ठीक है। चौथी है सामाजिक संगठनों का समर्थन। ऐसे बहुत सारे एनजीओज बने हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो मदद करते हैं कई प्रकार की समस्याओं से समाज में जो लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो अनाथ बच्चों का हो, विकलांग बच्चों का हो, वृद्धजनों का हो, महिलाओं के लिए हो। बहुत सारी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स बने हुए हैं ताकि महिलाओं को ऐसा ना लगे कि वह सुरक्षित है। शहरों में बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं, पीजी हैं, पीजी होम्स हैं जिससे महिलाओं की मदद होती है। कई सारे अनाथ आश्रम हैं, बहुत सारे विकलांगों के लिए बहुत सारे आश्रम हैं, वृद्ध आश्रम हैं जो लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए ताकि वो समाज में स्वयं को अलग हारा हुआ ना माने और वहाँ उनकी देखभाल की जाती है, वहाँ उनकी मदद की जाती है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कुशल बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसमें मदद करते हैं। तो यदि ऐसे संगठन समाज में लोगों की मदद करते रहेंगे, उनका समर्थन प्राप्त होता रहेगा, तो आत्महत्याएं स्वयं ही कम हो जाएंगी। व्यक्ति जो करना चाहता है, समाज में जो कुछ करना चाहता है, यदि उसके लिए उसे मार्ग प्राप्त हो जाए, यदि उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए, तो वो आत्महत्या क्यों करेगा। ठीक है। तो पांचवा है सामाजिक समर्थन और संवाद। ठीक है। अब इसे ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है जो अवसादग्रस्त है, अब उसके पास कोई मित्र नहीं है, उसका कोई मित्र नहीं है जिससे वह संवाद कर सके, जिससे वह बात कर सके और बता सके कि उसे क्या समस्या है। ठीक है। हमें एक व्यक्ति के तौर पे चाहिए कि हम लोगों से बात कर सकें, हम लोगों को यह विश्वास दिला सकें, या हम सबको इतना संवेदनशील होना चाहिए कि जब लोग हमसे कुछ बताएं और कुछ बात करें तो हम उनकी बात को समझें, उनसे सांत्वना व्यक्त करें ताकि वह व्यक्ति अवसादग्रस्त ना हो। ठीक है। अपने आसपास देखते होंगे कुछ मित्र किसी भी कारण समस्या, अपनी पारिवारिक हो, अपनी बीमारी हो, किसी प्रकार का रोग हो, या किसी प्रकार की आर्थिक कमी के कारण या किसी भी वजह से यदि अवसादग्रस्त है तो आप उनसे बात करें। कम्युनिकेशन से क्या होगा कि वो अपने मन की व्यथा आपको समझा पाएंगे, आपको बता पाएंगे, और आप उचित, या यदि आप उन्हें कोई मार्ग ना भी बता पाए तो आपने उनकी बातें सुन ली है, इससे ही उनकी बहुत मदद हो जाती है। ठीक है। समाज के तौर पे हमें चाहिए कि हम ऐसा संवाद जरूर करें। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं जिसमें मानसिक स्वास्थ्य आदि की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं जिसमें लोग खुल के बातें करते हैं, और हमें चाहिए कि ऐसे सेमिनार्स हों, या छोटे स्तर पे हम अपने मित्रों के, अपने आसपास के लोगों से ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं करते रहें ताकि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति वो हमें पता हो और वो लोग भी जागरूक हो कि उनका मानसिक स्वास्थ्य इस समय कैसा चल रहा है, और वो इससे निपटने के लिए कोशिश करते रहें और अवसादग्रस्त होकर स्वयं का जीवन समाप्त ना करें, बल्कि उपचार लें और जो भी समस्या है उससे लड़ें। इसके लिए हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, हमें अपनी बातें भी रखनी चाहिए। हम स्वयं भी अवसादग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें भी अपनी बातें रखनी चाहिए, और ताकि हम किसी प्रकार से अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या ना करें या कोई और आत्महत्या ना करे, और समाज के तौर पे हम लोगों की मदद कर पाएँ और लोगों को अपनी मदद करने दें। यदि आप अवसादग्रस्त हो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने आसपास, या आपके मित्र हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या कोई भी जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, जरूर करें। यदि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं, अपने मित्रों से बात नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे इंटरनेट पे हो या ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो बात करती हैं इस तरीके से, और आपकी बातें सुनती हैं और आपको सजेस्ट करती हैं। वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही हैं बहुत सारी वेबसाइट्स। आप उनसे बात करें और आप उनसे मदद ले सकते हैं। आप
सीधे डॉक्टर को देख सकते हैं, बहुत सारे मनोचिकित्सक होते हैं, आप डॉक्टर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो अवसाद ग्रसित होके और स्वयं के जीवन को नुकसान पहुंचाने से, हानि पहुंचाने से बेहतर है कि आप अपनों से बात करें। अपनों से बात करने में यदि आप किसी प्रकार की झिझक महसूस करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारी NGO हैं, डॉक्टर्स हैं अवेलेबल, तो आप उनकी मदद लें, ठीक है। तो आत्महत्या के संबंध में इमैनुएल डर्कहाइम के कुछ विचार थे, कुछ कथन थे, जिसे हम लिख लेते हैं। तो पहला है कि सामाजिक क्षीण व्यवस्था का परिणाम होती है आत्महत्या, ठीक है। दूसरा है जो आत्महत्या है वो एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि सामाजिक घटना है, अतः इसका अध्ययन भी व्यक्ति को केंद्र में रख के नहीं बल्कि समाज को केंद्र में रख के ही करना चाहिए, तभी उसका उचित उपचार भी हम ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तीसरा है सामाजिक संरचना में एकात्मकता जितनी अधिक होगी आत्महत्या उतनी कम होगी, अर्थात समाज में हम जितनी एकात्मकता बना के रखेंगे उतनी ही आत्महत्या में कमी आएगी। तो ये थे इमैनुएल डर्कहाइम द्वारा आत्महत्या के प्रकारों और उसे रोकने के लिए जो उपचार उन्होंने बताए थे, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम इमैनुएल डर्कहाइम के आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।